नमस्ते, मेरा नाम नागिंदर है। आज हम पढ़ेंगे कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन जी द्वारा रचित है। तो कवि नागार्जुन जी ने इस कविता में अपने बच्चे के बारे में वर्णन कर रहा है। कवि लंबे समय तक बाहर रहता है, जिसके कारण अपने परिवार से अक्सर दूर रहता है। वह काफ़ी दिन बाद जब अपने घर आता है, तब वह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके बच्चे के नए-नए दाँत आ जाते हैं, जो अक्सर बच्चे के आगे के जो 2 दाँत होते हैं, उसको देखकर खुश होता है और बच्चा भी खुश होता है। उसी को यहाँ कहा गया है, यह दंतुरित मुस्कान। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की तुलना कवि किस से की है, इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ा जाए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंत तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मतलब होता है नए-नए दाँतों से युक्त। मृतक माने होता है मरा हुआ, जान माने होता है जीवित, जान माने जीवित। तो तुम्हारी यह नए-नए दाँतों से युक्त जो मुस्कान है, ये मृतक व्यक्ति को भी क्या करती है? जीवित कर देती है। कवि कह रहा है कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, नए-नए दाँतों से युक्त जो मुस्कान है, वह मृतक मतलब मरा हुआ व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। मतलब जो बच्चों की मुस्कान होती है, नन्हे बच्चों की, उसी को कवि यहाँ कहा है कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान, नए-नए दाँतों से युक्त मुस्कान है, वह मृतक व्यक्ति मतलब मरे हुए व्यक्ति को क्या कर देती है? जान माने जीवित कर देती है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इन दोनों लाइनों में कवि क्या कह रहा है, पहले आप यह सुन लीजिए। कवि कह रहा है कि शरीर धूल से सड़ा हुआ तुम्हारा ये शरीर, कवि अपने बच्चे को संबोधित कर रहा है, बता रहा है कि धूल से तुम्हारा यह सना शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया है। तो इसका हम पहले शब्दार्थ करते हैं, फिर इसका हिंदी करेंगे। तो धूल धूसर मतलब होता है धूल से सना हुआ। तुम्हारा माने तुम्हारे, गात माने शरीर, जलजात माने होता है कमल। तो धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर, धूल दूषण माने धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया है, झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो इन दोनों लाइनों में कवि क्या क्या कह रहा है कि तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि कठिन पत्थर भी यदि इसको छुए, स्पर्श करे, तो पिघल कर जल बन जाए। तो ही कह रहा है, परस माने होता है स्पर्श या छूना, तुम्हारा माने तुम्हारा ही, प्राण माने समीर, कठिन माने कठोर, पाषाण माने होता है चट्टान, पाषाण माने चट्टान, पिघल कर जल माने जल ही होता है। तो कह रहा है कि तुम्हारा शरीर, प्राण माने शरीर, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि कठोर पत्थर भी यदि परस माने स्पर्श करे, छुए, तो पिघल कर जल बन जाएगा। मतलब तुम्हारा शरीर इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है कि कठिन पत्थर भी यदि छुएंगे तो पिघल कर जल बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल।
तो इन दो लाइनों में कवि क्या बता रहा है? कवि कह रहा है कि बांस या बबूल का पेड़, मतलब बांस तो घास ही होता है और बबूल में कांटा होता है। तो कह रहा है बांस या बबूल यदि तुम्हें छुएंगे तो शेफालिका के फूल की तरह झड़ने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। तो एक इसी के बारे में बताया। तो इसकी पहले हम शेफालिका के फूल, शेफालिका का फूल एक प्रकार का बहुत ही कोमल फूल होता है, उसी को बताया गया है। झड़ने लग जाए मतलब गिरने लग जाए। बांस माने बांस, बबूल माने बबूली। कह रहा है बांस या बबूल का पेड़ भी, बांस या बबूल का पेड़ भी अगर तुमसे छू गया तो शेफालिका के फूल की तरह गिरने लग जाएंगे। अब सेकंड पैराग्राफ है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनमेष। तो थक गए हो, आंखें लुफेर। तो इसमें कवि क्या बता रहा है? कवि कह रहा है कवि लंबे समय तक बाहर रहता है, जब आता है तो उसका बच्चा उसको पहचान नहीं पाता है और लगातार देखते रह जाता है। तो इसी के बारे में उसे बताया। अनिमेष मतलब होता है लगातार या एकटक। तो वही कह रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। लगता है कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, मतलब लगातार या एकटक देखते ही रह जाओगे। थक गए हो, आंखें लूं, यदि तुम थक गए हो तो मैं आंखें लूं, फिर मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। तो इन दोनों लाइनों में कवि क्या बता रहा है कि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ हमारे मिलन का माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान न देख पाता और न ही जान पाता। तो इसी के बारे में इन चारों लाइनों में जिक्र किया गया है। तो इसका हम पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर इसकी हिंदी करेंगे, इससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार मतलब पहली बार, फर्स्ट बार। परिचित माने पहचान, मतलब तुम मुझे, कवि कह रहा है कि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए। परिचित माने पहचान। यदि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए तो क्या हुआ? यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती या यदि तुम्हारी माँ हमारे मिलन का माध्यम न बनी होती, यदि तुम्हारी माँ आज हमारे मिलन का माध्यम न बनी होती, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो मैं न जान पाता, मैंने मतलब मैं न देख सकता, मैं न देख सकता, मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मतलब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मैं न देख सकता, मैं न जान पाता। एक बार और देख लो कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। यदि पहली बार हमारा और तुम्हारा परिचय नहीं हो सका तो क्या हुआ? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ हमारे मिलन का माध्यम आज न बनी होती तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मतलब तुम्हारे नए नए दांतों से युक्त मुस्कान को मैं न देख सकता, मैं न जान पाता। तुम्हारी धन तुम, माँ भी तुम्हारी धन। ये आपका थर्ड पैराग्राफ है। धन तुम, माँ भी तुम्हारी धन, चिर परवासी मैं इतर मैं अन। मतलब तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर परवासी
मैं इतर मैन। चिर प्रवासी मतलब होता है कि चिर प्रवासी का मतलब होता है लंबे समय से बाहर रहना, लंबे समय से बाहर रहना। इतर माने भी दूसरा और अन्न माने भी दूसरा। तो लंबे समय से बाहर रहने के कारण, लंबे समय से बाहर रहने के कारण मैं तुम्हें दूसरा लग रहा हूँ। लंबे समय से बाहर रहने के कारण मैं तुम्हें दूसरा लग रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कभी फिर कह रहा है कि इस अतिथि मतलब इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रह गया है। मतलब इस अतिथि से तुम्हारा कुछ भी संपर्क नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मतलब तुम्हारी माँ की अंगुलियां ही मधुपर्क। मधुपर्क मतलब मधुपर्क होता है पंचामृत। मतलब ये 5 चीज़ों से बनकर खाद्य पदार्थ होता है जो बच्चों के ऊर्जा के लिए माँ तैयार करती है और बच्चों को अपनी अंगुलियों से चटाती हैं। तो उसी को पंचामृत यहाँ पे है। मधुपर्क माने होता है पंचामृत। तो ही कवि कह रहा है कि माँ उंगलियों से कराती रही मधुपर्क मतलब पंचामृत। मतलब माँ तुम्हारी माँ मतलब माँ अंगुलियों से पंचामृत चटाकर पालन पोषण करती हैं। माँ उंगलियों से पंचामृत चटाकर पालन पोषण करती हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। जब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो इन 4 लाइनों में कवि क्या कह रहा है कि कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मतलब होता है तिरछी नज़र। कवि कह रहा है, इनमें बता रहा है कि जब तुम तिरछी नज़र से देखते हो और तब आंखें चार हो जाती हैं। मतलब हमारी और आपकी आंखें जब मिल जाती हैं तो तुम्हारी ये जो जंत्रित मुस्कान है मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसी का वर्णन इन 4 लाइनों में कवि ने किया है कि देखते तुम इधर कनखी मार। कि मतलब जब तुम तिरछी नज़रों से, कनखी मार मतलब होता है तिरछी नज़रों से, जब तुम तिरछी नज़रों से इधर देखते हो होती जबकि आंखें चार। और जब आंखें चार होना मतलब जब नज़रें मिल जाना। मतलब जब तुम तिरछी नज़रों से देखते हो, जब तुम तिरछी नज़रें से देखते हो तो हमारी और तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं। तब हमारी आंखें और तब हमारी नज़रें मिल जाती हैं। आंखें चार मतलब नज़रें मिलना। मतलब जब तुम तिरछी नज़रों से देखते हो तो हमारी नज़रें मिल जाती हैं। तब तुम्हारी यह नए नए दांतों से युक्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। छविमान माने सुंदर। तो तुम्हारी यह जो नए नए दांतों से युक्त मुस्कान है मुझे लगती बड़ी छविमान, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि इस चैप्टर से, इस कविता से कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।